What is traversing? jQuery traversing, which means move through, are used to find or select HTML elements based on their relation to other element. Start with one selection and move through that selection until you reach the elements you desire. तो जैसे एग्जांपल ऐसा समझो कि हमने nth चाइल्ड सीखा था CSS में, कुछ वही है लेकिन jQuery की स्टाइल में, कि भाई हम लोग div के अंदर ul के अंदर li के अंदर span या फिर li के अंदर b टैग तक जाना चाह रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्रावर्सिंग. ठीक है. सो द इमेज बिलो इलस्ट्रेट एन HTML पेज एज अ ट्री, डोम ट्री, document object model. With jQuery traversing, you can easily move up ancestor, down descendant, and sideways siblings in the tree. So starting from the selected current element, this movement is called traversing or moving through the dome tree. So illustration को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर. The div element is the parent of UL and an ancestor of everything inside of it. The UL element is the parent of both li elements and a child of div. ठीक है, तो ये UL क्या है? div का child element. The left li element is the parent of span, child of UL and a descendant of div. The span element is a child of the left li and a descendant of UL and div. The two li element are sibling. ये दोनों क्या हुए? सिबलिंग हुए, क्योंकि UL के ही हैं दोनों, तो ये दोनों सिबलिंग हुए. The two li elements are sibling. They share the same parent, यानी कि दोनों का जो पेरेंट है वो एक ही है. The right li element is the parent of the child of UL and a descendant of div, यानी कि ये div से चल रहा है पूरा का पूरा, तो डिसेंडेंट जो होगा वो मेन पेरेंट होता है हमेशा. ठीक है. एंड बी एलिमेंट इज अ चाइल्ड ऑफ द राइट एलाई एंड अ डिसेंडेंट ऑफ अगेन यूएल एंड डिव. एन एंसेस्टर इज अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट एंड सो ऑन. अ डिसेंडेंट इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन. सो सिबलिंग शेयर द सेम पेरेंट. तो जैसे कि ये दोनों क्या हुए? सिबलिंग हुए, तो इसका पेरेंट एल हुआ. ये दोनों एल सिबलिंग हुए, तो इसका पेरेंट यूएल हुआ. ठीक है. अब इसके साथ कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये सीधे डिसेंडेंट हो गया. So traversing the dome, jQuery provides a variety of methods that allow us to traverse the dome. The largest category of traversal methods are tree traversal. The next file will show us how to travel up, down and sideways in the dome tree. तो चलिए ancestor से समझेंगे हम लोग. jQuery traversing ancestor, यानी कि पेरेंट की बात हो रही है. With jQuery you can traverse up to dome tree to find ancestor of an element. An ancestor is a parent, grandparent, great grandparent and so on. So traversing up the dome tree, three useful jQuery methods for traversing up the dome tree are parent, parents, parents until. ठीक है. पेरेंट से शुरू करते हैं. The parent method returns the direct parent element of the selected element. This method only traverses a single level up the dome tree. The following example returns the direct parent element of each span element. So हम यहाँ पर ये हमने jQuery को इनिशियलाइज किया. ठीक है. और हमने यहाँ पर लिखा स्पैन एलिमेंट का पेरेंट ढूंढ के बताओ. तो जैसे कि ये अगर स्पैन है तो इसका पेरेंट कौन है? li. ठीक है. अगर यहाँ पर ये स्पैन है तो इसका पेरेंट कौन है? P. तो हमने यहाँ पर क्या करा? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया. एक हमने डिव बनाया मेन, उस डिव के अंदर हमने दो और डिव बनाए. ठीक है. पहले वाले डिव के अंदर हमने स्टाइल लिख के उसकी विड्थ वगैरह सेट कर दी और उसको नेम दिया ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. फिर यूएल ये ग्रैंड पेरेंट हुआ, एल डायरेक्ट पेरेंट हो गया, स्पैन जो है वो चाइल्ड हो गया. ठीक है. तो हम jQuery को ये बोल रहे हैं कि भाई इस एलिमेंट का पेरेंट ढूंढो. तो उसने क्या ढूंढा? li, यानी कि डायरेक्ट पेरेंट. ठीक है. तो हमने क्या बोला? जब वो पेरेंट को ढूंढे तो उसके कलर को भी चेंज करे, कलर रेड हो जाए और बॉर्डर का कलर भी रेड हो जाए, सो दैट कि अलग से हाईलाइट हो जाए, है ना, इस तरह से. इसी तरह से पी के केस में भी हमने सेम काम किया है. यहाँ पर हमने पी में ज़्यादा मल्टी लेवल नहीं बनाया, हमने सीधे पी में बनाया ग्रैंड पेरेंट. ग्रेट ग्रैंड पेरेंट यहाँ नहीं है, और पी को हमने बोला डायरेक्ट पेरेंट. तो स्पैन का पेरेंट कौन हुआ? पी.
इस केस में, और इसका कोड है ये, जिसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं, और एंसेस्टर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से चल रहा है। अब कहते हैं पेरेंट्स मेथड की बात। द पेरेंट्स मेथड रिटर्न ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे अप टू द डॉक्यूमेंट रूट एलिमेंट लाइक HTML तक, सबको ढूंढ के निकाल देगा पेरेंट्स। क्योंकि भाई हर किसी का कोई ना कोई पेरेंट है ना भाई, जैसे डिव बनाया, डिव का पेरेंट बॉडी है, बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML है, समझ गए ना, क्योंकि HTML से शुरू होती है हमारी कोडिंग। सो दी फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न्स ऑल एंसेस्टर ऑफ ऑल स्पैन एलिमेंट्स। तो स्पैन हमने बोला पेरेंट्स, यहाँ हमने जब क्लिक किया तो आप देखो ये सबसे बाहर वाला जो है ये बॉडी है, ठीक है, सॉरी HTML है, फिर बॉडी है, फिर उसके अंदर ये देखो बॉडी के बाद में क्या डिव, डिव के बाद क्या UL, UL के बाद क्या LI, LI के बाद क्या स्पैन। तो हमने स्पैन को बोला कि पेरेंट्स को ढूंढो, तो उसने सारे पेरेंट्स ढूंढ निकाले इसके अंदर। इसी तरह से यू कैन also use an optional parameter to filter the search for ancestor. The following example written all ancestor of all span elements that are UL element. तो हम कह रहे हैं UL तक जाओ, बस जितने भी पेरेंट है वहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखोगे स्पैन LI को छोड़ दिया, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पे आके वो रुक गया, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो सकता है पूरे का ना निकालना हो डेटा। फिर हम बात करते हैं पेरेंट्स अंटिल मेथड। द पेरेंट्स अंटिल मेथड रिटर्न्स ऑल एंसेस्टर एलिमेंट्स बिटवीन टू गिवन आर्ग्यूमेंट। तो द फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न्स ऑल एंसेस्टर एलिमेंट बिटवीन स्पैन एंड अ डिव एलिमेंट। हमने बोला स्पैन का पेरेंट ढूंढो जब तक डिव तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो जैसे डिव आया वहां पर आकर स्टॉप हो गया, ठीक है। अंटिल यानी कि डिव को रीड नहीं करेगा उससे पहले पहले काम, जैसे जावास्क्रिप्ट में लोग लगाते ना भाई, अगर कोई लूप चला रहे हैं कि भाई आई जो है 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 रहेगा तो 4 पे खत्म हो जाएगा, वही सेम चीज अंटिल। इसके बाद बात करते हैं डिसेंडेंट। एंसेस्टर क्लियर हो गया बढ़िया से। अब डिसेंडेंट की बात करते हैं। विद जे क्वेरी यू कैन ट्रैवर्स डाउन, अभी हम जा रहे थे अप, अब जाते हैं डाउन, द डोम ट्री टू फाइंड डिसेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट। अ डिसेंडेंट इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन। So traversing down the DOM tree, two useful jQuery methods for traversing down the DOM tree are children और find. Children को बताएगा, find के अंदर मैं जो बताऊंगा उसको ढूंढ के निकालेगा। So jQuery children method returns all direct children of the selected element. This method only traverses a single level down the DOM tree. So हमने यहाँ पर बोला div का children ढूंढो क्या है, तो div का children कौन है, P। तो जितने भी पी थे वो दोनों आ गए इस डिव के अंदर, 2 पी हमारे बने हुए हैं। तो जरा कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है। एक ये पी आ गया, एक ये पी आ गया, लेकिन वो ग्रैंड चाइल्ड तक नहीं पहुंचा, सिर्फ चाइल्ड तक वो गया। आगे देखते हैं। फिर क्या, यू कैन ऑल्सो यूज एन ऑप्शनल पैरामीटर टू फिल्टर द सर्च फॉर चिल्ड्रन। द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिटर्न्स ऑल पी एलिमेंट्स विद द क्लास नेम फर्स्ट दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिव। तो अगर आपके पैराग्राफ पर क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर मैटर को भी फिल्टर कर सकता है। जैसे इस पे सेकंड थी, इस पे फर्स्ट थी, तो हमने यहाँ पर क्या बोला, पी डॉट फर्स्ट को ढूंढो। पहले क्या होता था, चिल्ड्रन लिखने में सारे चिल्ड्रन जितने भी थे, चाहे क्लास है या नहीं है, बट अब ऑप्शनल हो गया हमारे लिए। इसी तरह से फाइंड की बात करेंगे। द फाइंड मेथड रिटर्न्स डिसेंडेंट एलिमेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढा, लास्ट डिसेंडेंट, और क्या कोड किया हमने यहाँ पर लिखा डिव, उसमें ढूंढो स्पैन कहाँ पर है, तो जिस भी लेवल पर स्पैन मिलेगा उसको ढूंढ निकालेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न्स ऑल डिसेंडेंट ऑफ डिव, हमने सीधे फाइंड लिखा स्टार लगा दिया तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हो गया ना। तो जो भी मिलेगा उसके अंदर डिव के अंदर सबको खोज निकालेगा। भाई पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ के अंदर स्पैन भी है, तो सबको पकड़ लाया वो। अब बात करते हैं भाई बहन की, यानी कि सिबलिंग्स। सिबलिंग में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। विद jQuery यू कैन ट्रैवर्स साइडवेज इन द DOM ट्री टू फाइंड सिबलिंग्स ऑफ एन एलिमेंट। सिबलिंग्स शेयर द सेम पेरेंट
traversing sideways in the DOM tree, there are many useful jQuery methods for traversing sideways in the DOM tree. First is sibling. ठीक है, तो सारे सिबलिंग्स को ढूंढेगा, सिबलिंग्स लिखा हुआ है ना, तो जैसे एक डिव के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट डिव के बाद में वो बने हुए हैं, तो वो सिबलिंग्स में सबको ढूंढ निकालेगा. नेक्स्ट यानी कि जिसका नाम बताओगे उसका नेक्स्ट पकड़ेगा, नेक्स्ट ऑल में उसके नाम के आगे जितने भी होंगे सबको पकड़ेगा. हाँ हाँ, इस तरह से बिल्कुल. नेक्स्ट अंटिल, तो उस पर्टिकुलर का नाम डाल दोगे तो उसको छोड़ के बाकी सबको ढूंढ लेगा. प्रीवियस यानी कि करंट से आगे जाएगा, ठीक है. प्रीवियस ऑल, करंट से जितने भी ऊपर होंगे सबको पकड़ेगा. प्रीवियस अंटिल, जिसका आप नाम बता दोगे लास्ट, उसको छोड़ के बाकी सबको ढूंढ निकालेगा प्रीवियस. तो इस तरह से काम करें. सो jQuery sibling method returns all sibling elements of the selected element. The following example returns all sibling elements of h2. तो हमने बोला h2 डॉट सिबलिंग्स. अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जाते हैं कि h2 जो मेरा एलिमेंट है उसके सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ है, स्पैन है, h3 और p है. ये सब सिबलिंग होंगे इसके, ठीक है. डिव के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं. हमने बोला h2 के साथ में कौन कौन है सबको ढूंढ के निकालो, तो सब सारे सिबलिंग ढूंढ निकाले उसने. अगर आप इसमें ऑप्शनल कर दोगे कि भाई मुझे पर्टिकुलर यही सिबलिंग ढूंढना है तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा. जैसे हम यहाँ बात करें सिबलिंग में पी निकालो ढूंढ के, अब ये पी को ढूंढ के निकाल देगा सिर्फ, ये लो. इसी तरह से नेक्स्ट की हम लोग बात करें, हमने बोला h2 के आगे, ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट h3. हमने बोला नेक्स्ट ऑल ढूंढ के निकालो, तो h3 के बाद क्या है p, h2 के बाद में h3 और p दोनों निकाले. नेक्स्ट अंटिल हमने बोला h6, ठीक है, तो h6 पर देखो वो रुक गया, अंटिल बोला ना हमने, तो 5 पर उसने मीट किया और ओवर हो गया. प्रीवियस एंड ऑल एंड प्रीवियस अंटिल भी सेम ही काम करेंगे, तो ट्राई करके देख लेना. तो यानी कि जो नंबर डालोगे उसके ऊपर चलेगा वो. फिर है फिल्टरिंग, ठीक है. द फर्स्ट लास्ट इक्वल फिल्टर एंड नॉट मेथड्स. द मोस्ट बेसिक फिल्टरिंग मेथड आर फर्स्ट, लास्ट एंड इक्वल, which allow you to select a specific element based on its position in a group of element. Other filtering method like filter and not allow you to select element that match or do not match a certain criteria. चलिए फर्स्ट की बात करेंगे. The first method returns the first element of the specified element. So the following example selects the first div element. तो हम यहाँ पर फर्स्ट डिव को ढूंढ रहे हैं. अगर हमारे पेज में मल्टीपल डिव है 1 2 3, तो फर्स्ट डिव हमने यहाँ से ग्रैब किया. कैसे ढूंढा, हमने यहाँ पर लिखा डिव डॉट फर्स्ट, तो डिव बॉडी में जो पहला होगा वो फाइंड हो जाएगा. हमने उसको सेलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज करा ताकि आई कैची रहे. हाँ, सारे आ जाएंगे. इसके बाद यहाँ पर जैसे लास्ट, तो लास्ट में सीधे लास्ट वाला डिव ढूंढ के निकाल देगा. यहाँ से आएगा इक्वल, जैसे कि हमने लिखा 1, तो वो 1 को ढूंढ के निकालेगा. जहाँ पर आपका 1 होगा 2 लिख दोगे 2 का ढूंढ के निकालेगा. फिल्टर, हमने बोला भी बहुत सारा डेटा है उसमें से, लेकिन फिल्टर करो इंट्रो क्लास किस किस के पास है, ठीक है, तो इंट्रो वाला डेटा आ जाएगा. हमने बोला नॉट इंट्रो, इंट्रो की क्लास को छोड़ के बाकी जितनी भी क्लास है कोई भी है सबको ढूंढो. तो देखो इन दो पे इंट्रो था, उनको छोड़ के उसने बाकी ढूंढ के निकाल लिया. लेकिन हमने क्या बोला था पी एलिमेंट, अगर आप लिख दोगे स्टार नॉट इंट्रो तो h2 हो जो भी हो सब आएंगे, ठीक है. तो ये था आपका फिल्टरिंग वाला पार्ट इसमें. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एजेक्स, अ सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट XML. Ajax is the art of exchanging data with a server and updating parts of a web page without reloading the whole page. तो इसका हमने एक एग्जांपल पहले भी ऐसा समझा हुआ है कि भाई पेज को बिना लोड कराए डेटा कैसे चेंज हो. जैसे जीमेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. मैं अगर इनबॉक्स पर क्लिक करूँगा आप नोटिस करेंगे कोई भी लोडिंग नहीं होने वाली है, और बिना कोई लोडिंग के आपका डेटा चेंज हो गया. बट अगर कोई वेबसाइट नहीं बनी होगी इस तरह से, तो जिस भी पेज पर आप जाओगे हर बार ऐसे गोल गोल घूमेगा. जैसे मैंने प्राइसिंग पर क्लिक किया, देखो लोडिंग हुआ, भले से जल्दी खोले बट लोडिंग तो हो रहा है ना. एजेक्स का मतलब क्या हुआ, विदाउट रिलोडिंग दी होल पेज. भाई नैब बार है, फुटर है, कॉमन है ना हर पेज में, तो क्यों हमें बार बार लोड करना उस चीज़ को, उसके लिए. सो व्हाट इज एजेक्स, अ सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML. ठीक है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट और XML दोनों एक साथ काम करती हैं. XML को हम बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. इसमें जो भी लिखा जाता है सब कुछ यूज़र डिफाइन होता है. जैसे
HTML में क्या होता है, पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है, हेडिंग के लिए H1 से लेकर H6 तक के टैग्स यूज़ होते हैं। XML में आप पेरेंट के नाम से टैग बना लो, मदर के नाम से टैग बना लो, चाइल्ड के नाम से टैग बना लो, सिबलिंग्स के नाम से टैग बना लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी टैग बना सकते हो, सब कुछ टोटल यूज़र डिफाइन होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट एजेक्स इज अबाउट लोडिंग डेटा इन द बैकग्राउंड एंड डिस्प्ले इट ऑन द वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द होल पेज। सो एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एजेक्स, जैसे कि आ गया गूगल मैप, यूट्यूब, फेसबुक। क्या तो वहाँ कोई लोडिंग थोड़ी ना होती, आप स्वाइप अप करते जाते, धड़ाधड़ अपना डेटा आता जाता। हाँ, लेकिन वहाँ पर एजेक्स जो चलता है वो रिएक्ट के अंदर चलता है, उसको बोलते हैं JSX। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल जावास्क्रिप्ट मार्कअप। तो JSX में यही होता है, जावास्क्रिप्ट XML जो वहाँ चलती है, तो काम यही है, होती वो भी एजेक्स है, लेकिन उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो यू कैन लर्न मोर अबाउट एजेक्स इन आवर एजेक्स फाइल्स. What about jQuery and Ajax? So jQuery provides several methods for Ajax functionality. With the jQuery Ajax method, you can request text, HTML, XML, JSON from a remote server using both HTTP and HTTP GET and HTTP POST, and you can load the external data directly into the selected HTML elements of your web page. विदाउट jQuery एजेक्स कोडिंग कैन बी बिट ट्रिकी, यानी कि फिर आपको जावास्क्रिप्ट में काम करना पड़ेगा, बट अगर jQuery है तो आपका कोड छोटा हो जाएगा. सो राइटिंग रेगुलर एजेक्स कोड can be a bit tricky because different browsers have different syntax for Ajax implementation. This means that you will have to write extra code to test for different browsers. However, the jQuery team has taken care of this for us so that we can write Ajax functionality with only one single line of code. यानी कि आपको कोई टेस्टिंग नहीं करानी, इसमें चलेगा नहीं चलेगा, जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा. तो jQuery आपका, जैसे इसका एक अपना स्लोगन है, राइट लेस डू मोर. ठीक है, चंद लाइनों में बढ़िया काम करती है. तो चलिए लोड की बात करेंगे. So jQuery load method is a simple but powerful Ajax method. The load method loads data from a server and puts the return data into the selected element. तो क्या बनेगा सिंटेक्स? सेलेक्टर जिसमें आप डालना चाहते हो, डॉट लोड, URL फाइल का नेम बताओगे, डेटा और कॉलबैक आप पास कर दोगे. सो द रिक्वायर्ड URL parameter specifies the URL you wish to load. The optional data parameter specifies a set of query string key or value pair to send along with the request. The optional callback parameter is the name of a function to be executed after the load method is completed. So here is the content of our example file demo_test.txt. उसमें हमने दो चीज़ें पास की हैं, एक H2 एलिमेंट XML में, सॉरी टेक्स्ट फाइल में, कि भाई jQuery एंड एजेक्स इज़ फन, एंड पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया दिस इज सम टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ, और उसकी आईडी क्या है, P1. सो द फॉलोइंग एग्जांपल लोड द कंटेंट ऑफ द फाइल demo_test.txt इनटू ए स्पेसिफिक div एलिमेंट. तो हमने एक div बताया कि भाई उस जिसमें div में हम लोग लाना चाह रहे हैं उसका आईडी है div1, लोड करो इस फाइल को. जैसे आप रन करोगे आपका एक्सटर्नल डेटा जो होगा वो आ जाएगा, बट नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग लोकल चला रहे हैं इस फाइल को. जब भी हम लोग इस तरह की कोई काम करना चाहते हैं तो डेटा सर्वर से आना चाहिए. तो इसके लिए या तो VS कोड में चले जाओ या फिर PHP के अंदर जाके इस फाइल को डाल के हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तो ये काम कर जाएगा. चलो ट्राई करके देखेंगे. तो ये देखें, जैसे मेरा ये फाइल है, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी करने के बाद हम एक और यहाँ पर फोल्डर ओपन करेंगे. तो जैसे कि सर्वर हमारा यहाँ बना हुआ है, htdocs में आएंगे और मैं यहाँ पर लाके इस फाइल को कॉल कर देता हूँ. इसका नेम क्या है, 5_jQuery Ajax. तो सर्वर चलाते हैं पहले. यहाँ से हमने सर्वर अपना ऑन कर लिया. इसके बाद आप यहाँ से htdocs में आएंगे, इस फोल्डर का नेम लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल होस्ट / अपने फोल्डर का आप नेम बताएंगे. यहाँ से jQuery लोड पर आप क्लिक करेंगे. इसके बाद आप यहाँ से इस फाइल को ट्राई करेंगे. जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे, देखो डेटा आ गया, jQuery एंड Ajax इज फन, दिस इज सम टेक्स्ट इन अ
पैराग्राफ। तो इसको सर्वर चाहिए होता है। अब तुम्हारे पास तो ये होगा नहीं, तो तुम क्या करोगे, VS कोड में अपनी फाइल को चला के लाइव सर्वर ऑन करके ट्रिगर करा सकते हो। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा हमने क्या बोला कि इस फाइल में से मुझे P1 को ही निकालना है, सारा डेटा नहीं लेना, सिर्फ P1 को निकालो। ठीक है, तो P1 का आ गया इसमें। तो पहला वाला डेटा कहाँ चला गया, देखो पहले वाले डिव में हमने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ था। तो जब आप यहाँ से डेटा रिक्वेस्ट करोगे डिव 1 के अंदर, तो जो भी इसमें होगा वो रिप्लेस हो जाता है नए डेटा के साथ। Next, the optional callback parameter specifies a callback function to run when the load method is completed. The callback function can have different parameters जैसे कि response text, status text and XHR. क्या है समझते हैं। So response text contains the resulting content if the call succeed. अगर आपने जो request किया अगर वो मिल गया तो response text चलता है। Status text contains the status of the call कि सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। XHR contains the XML HTTP request, यही वो चीज़ है जिसके लिए सर्वर चाहिए होता है। So the following example displays an alert box after the load method completes. If the load method has succeed, it displays external content loaded successfully, and if it fails, it displays an error message. तो हमने यहाँ पर सब कुछ मैनुअली बनाया। हमने लिखा भाई div 1 के अंदर लोड करेंगे इस फाइल को, एक फंक्शन बनाया रिस्पॉन्स टेक्स्ट, स्टेटस टेक्स्ट और XHR। अब ये सारे क्या प्री डिफाइन है, यूजर डिफाइन नहीं है। इसके बाद इफ स्टेटस टेक्स्ट अगर सक्सेस है तो एक्सटर्नल सक्सेसफुल आ जाए, अगर स्टेटस टेक्स्ट में एरर है तो यहाँ से एरर निकाल दो। और स्टेटस टेक्स्ट क्या वो बताओ, यहाँ से जाके ओपन करेंगे, गेट एक्सटर्नल पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा रहा है एक्सटर्नल कंटेंट लोडेड सक्सेसफुली और आपका डेटा डिस्प्ले हो गया। तो हम यूज़र को टेस्ट भी करा सकते हैं कि भाई डेटा आपका लोड हो चुका है। और आगे चलते हैं। दी jQuery गेट एंड पोस्ट, अभी तक गेट चल रहा था सर, ठीक है। गेट एंड पोस्ट मेथड आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द सर्वर विद एन HTTP गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। सो HTTP रिक्वेस्ट, गेट वर्सेस पोस्ट, ये हम लोग HTML में भी पढ़ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हमने इसको पढ़ा है। जब भी कोई फॉर्म बनता है, हाँ, तो हमने मेथड पढ़ा है ना गेट एंड पोस्ट, कि अगर हम लोग गेट का यूज़ करें तो डेटा URL में दिख जाता है यूज़र ने क्या सबमिट किया, और अगर पोस्ट करता है तो डेटा URL में नहीं दिखता है। ठीक है। सो टू कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर आर गेट एंड पोस्ट। बाय डिफॉल्ट गेट होता है। गेट रिक्वेस्ट डेटा from a specified resource, post submit data to be processed to a specified resource. So get is basically used to just getting यानी कि retrieving some data from the server. Note, the get method may return cache data. Post can also be used to get some data from the server. However, the post method never cache data and is often used to send data along with the request. To learn more about get and post, the difference between the two methods, please read our HTTP method get versus post file, जो कि मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाई हुई है, उसको पढ़ लेना जाके। सो jQuery में गेट कैसे काम करेगा, आपको लिखना $.get मेथड और आपको यहाँ पर URL और कॉलबैक चलाना है अपना। तो URL जैसे कि अभी हमने फाइल चलाई थी, तो ये जो मेथड हमारा होता है ये हम लोग यहाँ पर लाइव फाइल के लिए देख रहे हैं, ये काम नहीं करेगा। अगर ASP आती होगी तो तुम चला पाओगे, इसको बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज। तो the required URL parameter specified the URL you wish to request. The optional callback parameter is the name of a function to be executed if the request succeed. So the following example uses the $.get method to retrieve data from a file on the server. तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल रिक्वेस्ट करें .asp, ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेज। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा है, जैसे PHP को किसने लिखा है, फेसबुक ने, ऐसे ASP को लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अगर ये सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे अलर्ट अपना आ जाएगा डेटा, ठीक है। और /n आपको पता है न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलर्ट के अंदर। तो न्यू लाइन में पहली लाइन में डेटा होगा, दूसरी लाइन में स्टेटस आएगा। रन एग्जाम्पल करेंगे, अभी क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला है क्योंकि हम लोग ASP एनवायरनमेंट में नहीं है। सी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ .get is the URL we wish to request demo_test.asp. The second parameter is a callback function. The first callback parameter holds the content of the page requested and the second callback parameter holds the
स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट। तो जब हम लोग कोई फाइल बनाएंगे तो उसके अंदर में इस तरह से लिखना होगा कोड। तो ASP में ऐसे चलता है, लेस देन परसेंटेज रिस्पॉन्स डॉट राइट, जैसे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर अपना मैसेज लिख दोगे। PHP होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन क्लोज, और यहाँ लिखेंगे एको, और ये मैसेज आप वहाँ पर लिख सकते हो। सो jQuery में पोस्ट मेथड की बात करें, पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम दिस सर्वर यूजिंग द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट पोस्ट, और इसमें भी URL क्या डेटा भेज रहे हैं और कॉल बैक अगर सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। So the required URL parameter specifies the URL you wish to request. The optional data parameter specifies some data to send along with the request. The optional callback parameter is the name of a function to be executed if the request succeed. The following example uses the $dot post method to send some data along with the request. तो हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए इस तरह से जिसमें हम लोग भेज रहे हैं, और यहाँ से डेटा क्या भेज रहे हैं, नेम और सिटी। ठीक है, तो वो डेटा जब हमारा चला जाए तो वहाँ पर रिटर्न आ जाए, फिर डेटा हमारा सबमिट हो चुका है, और अगर कोई एरर है तो एरर में रिटर्न आ जाए। तो फिलहाल ये भी हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग उस एनवायरनमेंट में नहीं है। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ $.post इज द URL वी विश टू रिक्वेस्ट demo_test_post.asp. Then we pass in some data to send along with the request like name or city. The ASP script in demo_test_post.asp reads the parameter, process them and return a result. The third parameter is a callback function. The first callback parameter holds the content of the page requested, and the second callback parameters hold the status of the request. So here is how the ASP file looks like, demo_test_post. तो हम लोग इस तरह से फाइल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ वेरिएबल बनते हैं डिम। ठीक है, डिम, ठीक है, डिम लिख के बनते हैं ASP में। तो एफ नेम सिटी, एफ नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, हमने रिक्वेस्ट क्या कराया से नेम में डोनाल्ड डक। ठीक है, सिटी में हमने क्या कराया, सिटी को पास किया है। ठीक है, इसके बाद रेस्पॉन्स डॉट राइट डियर, उसका नेम लिख दो डोनाल्ड डक, और रेस्पॉन्स डॉट राइट में होप यू लिव वेल इन दिस सिटी, जो भी हमने सिटी का नेम भेजा है, तो ये आपको रिस्पॉन्स आएगा उस केस में। तो ASP आपका पार्ट भी नहीं है, ASP में मेरा सर्वर भी नहीं है, तो बट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया गेट और पोस्ट कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे jQuery में मिक्स क्या है। सो मिक्स में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड की। व्हाट इफ यू विश टू यूज अदर फ्रेमवर्क ऑन योर पेजेस वाइल स्टिल यूजिंग jQuery। मान लो आप jQuery भी चला रहे हो और जावास्क्रिप्ट कोई और फ्रेमवर्क भी चला रहे हो जैसे कि vanilla.js, तो उस केस में क्या हो। तो jQuery and other JavaScript framework, as you already know, jQuery use the $sign as a shortcut for jQuery. जब तक डॉलर नहीं लिखोगे jQuery का कोई भी फंक्शन आप फैच नहीं कर पाओगे। So jQuery $.get method request data from the server with an HTTP GET request. So there are many other popular JavaScript framework like AngularJS, Backbone.js, Ember.js, Knockout.js, React.js, Vue.js, दुनिया जान की JS अवेलेबल है। ठीक है, हाँ ये जावास्क्रिप्ट तो बेस है, इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग कंपनी ने लाइब्रेरी लिखी हुई हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, सो व्हाट इफ अदर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ऑल्सो यूज द $sign एज अ शॉर्टकट। हो सकता है कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, तब क्या होगा। सो इफ टू डिफरेंट फ्रेमवर्क आर यूजिंग द सेम शॉर्टकट, वन ऑफ देम माइट स्टॉप वर्किंग। क्लैश हो जाएगा ना भाई, तुम्हारे पास ही सेम नेम है, मेरे पास भी सेम नेम है, अब तुम्हारा और मेरा नेम जब बोला हम दोनों अटेंशन में आ जाएंगे। हाँ जी जी, मैं तो उसको बोला, तो उसी चीज़ को हम लोग नो कॉन्फ्लिक्ट में क्लियर करते हैं। So the jQuery team have already thought about this and implemented the no conflict method. No conflict method release the hold on the $shortcut identifier so that other script can use it. So you can of course still use jQuery simply by writing the full name instead of the shortcut. तो आप सबसे पहले लिखेंगे $.no conflict। अब आप यहाँ पर डॉलर नहीं लिखेंगे, नीचे डॉलर से जितना काम करते हैं वहाँ पर jQuery लिखेंगे पूरा। ठीक है, बस अब डॉलर को कोई और इस्तेमाल करता रहे, हमारे काम खत्म हो गया। बस जहाँ हम लोग डॉलर चलाते वहाँ सब जगह jQuery चलाओगे अब आप, और देखो सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, इसी तरह से इफ़ यू हैव अ ब्लॉक ऑफ jQuery कोड विच यूज द $shortcut and you do not want to change it all, so you can pass the $sign in as a parameter
to the ready method. This allows you to access jQuery using dollar inside this function. Outside of it and you will have to use jQuery. तो क्या करा, देखो यहाँ पर नो कॉन्फ्लिक्ट डाला था हमने, सेम हमने यूज़ करा, लेकिन अब क्या है कि भाई मैंने अंदर जितना भी काम किया, मुझे सब पे jQuery बार बार नहीं लिखना. हो सकता है भी तुमने पूरा प्रोजेक्ट jQuery बना दिया और क्लाइंट ने कुछ अपनी लगा दी उसके अंदर कि भाई मुझे कुछ और भी इसमें ऐड करना है. अब तुम सब जगह jQuery थोड़ी ना रिप्लेस करते रहोगे. तो उसका तरीका क्या है, हमने क्या बोला, नो कॉन्फ्लिक्ट jQuery फंक्शन के अंदर फिर से डॉलर पास कर दिया. अब ये jQuery फिर से अपना काम करने लग जाएगा. हाँ, तो यहाँ पर जो jQuery है वो फिर से डॉलर बन गया इसके अंदर, लेकिन हमने बाहर मेन में नो कॉन्फ्लिक्ट कर दिया. तो दूसरे भी डॉलर चलाओ, अपन भी डॉलर चलाएंगे, ठीक है. बट हमारा यहाँ पर नेम चेंज होने की वजह से तो अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी. चला के देखेंगे, काम कर रही है. सो द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ, ये शायद मेरा पुराना अलग कोड रह गया इसमें, मुझे इसको हटाना पड़ेगा. हटा ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. तो नोटपैड, इस फाइल का यूआरएल करेंगे कॉपी, कंट्रोल ओ पेस्ट, और यहां से यहां तक के इस कोड को सेव कर दो, ठीक है. और इसकी लाइन हाइट भी थोड़ा कम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 ओनली. परफेक्ट. चलिए फिर क्या है, फिल्टर्स. फिल्टर बड़े काम की चीज़ है jQuery में. jQuery filters. use jQuery to filter या search for specific element. तो जैसे हम लोग बात करें पर फिल्टर टेबल्स, परफॉर्म अ केस इन सेंसिटिव सर्च फॉर आइटम्स इन अ टेबल. सो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप गूगल में आते हो, ठीक है, आप यहाँ कर्सर रखते हो, एक लिस्ट खुल जाती है. मैंने लिखा जैसे कि BJP फाउंडेशन डे, तो देखो जैसे मैं लिखते जाऊँगा डेटा फिल्टर हो रहा है साथ साथ इस तरह से. देखो मैं लिखा विशेस, तो ये jQuery है, ठीक है, जो यहाँ चल रही है गूगल में, क्योंकि गूगल नहीं लिखी है jQuery. हाँ, इनपुट में हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं लिस्ट. फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था ऑप्शन, हाँ उसमें डालना पड़ता है. यहाँ पर ये सर्चर के हिसाब से डेटा आता है. तो जैसे मान लो कि मेरे पास जॉन, मैरी, जुलाई, अंजा, इस तरह से बहुत सारा डेटा पड़ा है, जूली सॉरी. तो मैंने यहाँ पर जाकर लिखा जैसे कि मुझे अंजा का ढूंढना है, तो डेटा उसका फिल्टर हो गया. या मुझे पर्टिकुलर जैसे कि test.com के बेसिस पर डेटा फिल्टर करना है, तो देखो test. तो मतलब जो भी लिखूंगा उसके बेसिस पर डेटा फिल्टर हो जाएगा. जैसे मैं लिखा stuff.com, तो देखो स्टफ वाला डेटा आ गया. तो उसके लिए बैकएंड पढ़ो, बैकएंड के अंदर बैकएंड चलती है उसके अंदर, उसमें हम लोग अपनी वेबसाइट में कीवर्ड लगा देते हैं, जो भी यूज़र लिखेगा वहाँ पर डेटा आ जाएगा. हाँ, तो जैसे यहाँ पर आप देखो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा, हमने लिखा document.ready, यानी कि jQuery को हमने एग्जीक्यूट कराया. हमने क्या बोला, माई इनपुट, ये हमारा क्या फील्ड है, इस फील्ड की आईडी है. ऑन की, अब जैसे से यूज़र की प्रेस करके छोड़ेगा, ठीक है, तो वेरिएबल वैल्यू दिस डॉट वैल्यू टू लोअर केस, यानी कि अगर यूज़र कैपिटल भी लिख रहा है तो वो अपना लोअर केस हो जाए. उसके बाद क्या लिखा हमने, माई टेबल, हमारी टेबल की आईडी, उसके अंदर हम बात करें TR की, उसमें से फिल्टर करो डेटा. क्या फिल्टर करना है, दिस डॉट टॉगल दिस डॉट टेक्स्ट टू लोअर केस इंडेक्स ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन -1. ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तभी वो फिल्टर करना स्टार्ट करे, अगर -1 है तो कुछ ना हो. तो जैसे मैं लिखूंगा D, तो जितने लोगों में D मैच करेगा सबका डेटा आ जाएगा. मैं लिखा O, जितने लोगों में O आएगा उनका डेटा आ जाएगा. फिर मैं लिखा E, तो डेटा फिल्टर होता आ रहा है ना, इस तरह से. सो इसको अलग फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ चला के. इसका ये छोटा सा कोड है बस. ये jQuery है, ये CSS है जिससे टेबल डिजाइन हुई है, ये अपना टेबल TR का कोड है. So we use jQuery to loop through each table rows to check if there are any text values that match the value of the input field. The toggle method hides the row display none that does not match the search. We use the to lowercase DOM method to convert the text to lowercase, which makes the search case insensitive. जैसे कि अगर यूजर जॉन कैपिटल लिखे या स्मॉल में लिखे बात एक ही है. ठीक है, हमने क्या लिखा, इनसेंसिटिव सर्च हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर.
तो इससे क्या हो, टू लोअर केस, यानी कि यूजर कैपिटल लिखे तो लोअर हो जाए, स्मॉल हो जाए, अगर स्मॉल लिख रहा है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे भी लिखो हमारा काम वही होगा। इसी तरह से आप लिस्ट आइटम को फिल्टर कर सकते हो, जैसे मैं लिखा फोर्थ को फिल्टर करो तो फोर्थ वाला फिल्टर हो गया डेटा। इस तरह से मैंने बोला फिल्टर एनीथिंग, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया बटन एलिमेंट तो बटन आ गए। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ तो पैराग्राफ आ गया। मैं लिखा अनदर तो अनदर वाला आ गया, अनदर बटन अनदर पैराग्राफ, इस तरह से। तो ये आपका था जे क्वेरी जो कि हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब आओ आप नेक्स्ट क्लास, तो हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका चालू कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे लाइंस के कोड में ये बेसिकली काम करता है। देखो अब यही चीज़ अगर प्रॉपर जावास्क्रिप्ट लिखोगे कम से कम 50 लाइन का कोड चलेगा। हाँ, और इसीलिए गूगल जो है ना जेक्वेरी को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि एक तो ये सीडीएन से आती है तो आपकी कैशे में लोड हो गई, तो जब भी कोई वेबसाइट दोबारा चलाएगा इसकी रिक्वेस्ट नहीं जाती सर्वर के ऊपर, वेबसाइट फास्ट खुलती है, ये फ़ायदा होता है। तुमने रजिस्ट्रेशन किया था अपना? अब तो ख़त्म हो गया, बंद हो गया। हाँ, 18 तक सबमिट करने का वो सिस्टम है ना।